अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिल्कुल तज्ज़िया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्ज़ियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान साहब अस्पताल से घर ज़मान पार्क शिफ्ट हो गए हैं और इमरान खान साहब ने अंदिया दे दिया है कि अब वो पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ अपना लॉन्ग मार्च दोबारा से रीस्टार्ट ले रहे हैं, जहाँ से उन्होंने इस हादसे के बाद जो भी फायरिंग वगैरह हुई उसके बाद तातुल का आया था। आप क्या समझते हैं कि अब की दफ़ा जो इसकी शिद्दत क्या होगी और उसके असरात और नताइज क्या होंगे? ईशा, इंतहाई इम्पोर्टेंट और सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब जो हैं अब रूबा सेहत हैं और अपने घर हैं। अच्छा, ये रूबा सेहत जो मैंने कहा, इसमें थोड़ी सी चीज़ें शामिल करना चाहता हूँ। आज मैंने पहले भी बात की थी कि अभी तक समझ नहीं कि खान साहब को कितने फायर लगे थे, कैसे लगे थे, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। एक ने कहा कि खान साहब के पाँव पे फायर लगा सबसे पहले जो आया, फिर ये था कि खान साहब की दाईं टांग जो है उस पे फायर लगा, फिर ये था कि बाईं टांग पे भी लगा जी। अच्छा, इसमें इंतहाई जो मुज़हका खेज बात है, जो मुझे जिसका जवाब चाहिए, खान साहब ने जब एक मीडिया टॉक की है एक तरह से, या जो उनकी वीडियो आई है हमारे तक, उन्होंने जिसमें बड़े ललकारे दिए और सब कुछ कहा, उसमें खान साहब की जो एक टांग थी दाएं वाली, उस पे थ्रू आउट पांव से लेकर और रान तक मतलब वो पट्टियां लपेटी हुई हैं। दूसरी जो टांग है वो जो उसका हमें जो नजर आ रहा था, वो भी सारी पिंडली और गोडा शोडा हर चीज उस पे पट्टियां थी, और खान साहब ऐसे चेयर पे रखा हुआ था, उन्होंने अपने सामने एक टांग सीधी थी और उसमें नजर आया। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि खान साहब को ऐसी कौन सी गोली लगी है ना भाई, तो जहां गोली लगी है वहां पट्टी करें। उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि वो बताएं लोगों को कि खान साहब नौज बिला इतनी गोलियां लग गई हैं कि खान साहब की टांग पे इतनी ज्यादा शेलिंग हुई है कि हर जगह पे हमें पट्टी, पांव से लेकर यहां तक पट्टियां हुई हैं। तो एक तो ये जिसने भी डिजाइन किया ये सारा कुछ, उन्हें जरा सोचना चाहिए था कि जो देखने वाले लोग हैं वो इससे क्या नतीजा अखज़ करेंगे जी। नंबर एक। नंबर दो, अफसोसनाक वाकया, इसमें कोई शुबा नहीं, दूसरी राय नहीं है, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमारी एजेंसीज जो हैं उन्हें अपनी काबिलियत ये साबित करना होगा कि वो हकायक तक पहुंचे हैं। इसके हकायक सामने आने चाहिए। अगर खान साहब पर वाकईतन एक हमला हुआ है तो याद रखिएगा मुल्क का सबसे अहम लीडर है इस वक्त इमरान खान, उस पर हमला हुआ है और इसके नताइज कौम के सामने आने चाहिए, हकायक सामने आने चाहिए। और जिन जिन लोगों ने इसकी मनसूबाबंदी की, जिन लोगों ने इस पे इम्प्लीमेंट किया और करवाया, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जो है वो जख्मी हुआ है, जान भी जा सकती थी, और उसमें जो जिस बेचारे की जान गई है, खान साहब ने जिसे 1 करोड़ रुपया उसकी वालदा को बुला के दे दिया, और जो भी उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम के अखराजात और उनकी कफालत हम करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ईशा, मैं बार बार कहता हूँ, तो मेरी सारी हमदर्दियां उन लोगों के साथ है जो इस लॉन्ग मार्च में 5 लोग जो मेरे सामने जिनकी कैजुअलिटीज हुई है, मेरी हमदर्दियां उनके साथ हैं। यहाँ जो कुछ भी हुआ है, जिसने भी ये किया, अगर ड्रामा है तब भी बेनकाब होना चाहिए। अगर खान साहब पे हमला हुआ है तो ये पाकिस्तान की तारीख का मेरे नजदीक जी, जैसे मुहतरमा पे बड़ा हमला हुआ था, उनकी जान चली गई थी, ये उस लेवल का हमला है। बेशक खान साहब बच गए, ये हकायक कौम के सामने आने चाहिए। अब आपने कहा कि इमरान खान साहब जब जमान अपने शौकत खानम हॉस्पिटल से उन सारी पट्टियों समेत जमान पार्क शिफ्ट हो गए, तो वहां जाके मतलब खान साहब तो कल ही कह रहे थे कि मुझे घर भेजे, हालांकि डॉक्टर्स ने जितनी पट्टियां बांधी थी लग रहा था कि खान साहब 6 महीने के लिए, मतलब उसकी टांग में 1 इंच ऐसी जगह नहीं थी जो खाली हो, तो ऐसे लग रहा था कि खान साहब आप 6 महीने तक तो बेड से नहीं उठ सकेंगे, इतनी जख्मी हो गई हैं टांगे, इतनी पट्टियां। जब किसी को कंपाउंड फ्रैक्चर होता है ना एक्सीडेंट में या कोई भी, तो उस वक्त ऐसे होता है कि पूरी टांग पे पट्टियां होती हैं, यहां से लेकर पांव तक सारा कुछ। तो ये कौन सी गोलियां थी, कैसे लगी हैं वो 4 गोलियां, कि उन्होंने पूरी बॉडी जो है वो निचला हिस्सा जो है उसको ऐसे मुतासिर किया कि आपको पट्टियां करनी पड़ी हैं पांव से लेकर आपके पेट तक। तो ये मेरी समझ से बाहर है। खैर, चूंकि मैं कोई मेडिकल का तालिब इल्म नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे खान साहब को कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, सारी हड्डियां टूट गई हैं, और उस पे वो जैसे फटियां रख के नहीं पट्टियां बांधते, वो कोई सूरत हाल बन गई है। लेकिन खुदा का शुक्र कि खान साहब, जब उनके डॉक्टर ने कहा कि जी ये रूबा सेहत है, और रूबा सेहत होने की वजह से उनको घर शिफ्ट किया, खान साहब शिफ्ट हो गए। अब जो आपने कहा, सवाल किया, जैसे खान साहब ने उसमें भी कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर इन 3 लोगों पे FIR नामजद जिनको हमने किया है, FIR दर्ज नहीं होती, तो फिर मतलब जो भी उन्होंने फरमाया,
उनमें एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जनाब शहबाज शरीफ साहब जी, दूसरे उसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, और तीसरे वो जो जनरल साहब जिनका नाम लिया फैसल साहब, ये 3 लोगों का उन्होंने नाम लिया। अच्छा, जनरल फैसल साहब के बारे में हमने कल के शायद प्रोग्राम में बात की थी। मैंने कहा वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, उनकी इस मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, इतनी खिदमात है आप सोच नहीं सकते। मोटी मोटी जो बातें हैं, मिसाल के तौर पर ये जो उनका यादेव पकड़ा गया था वो भी इन्हीं की वजह से, मतलब बहुत सारी इनकी खिदमात हैं, सर्विसेज हैं। एक बात खान साहब ने उसमें ना खुल के अब बातें की हैं, नाम ले लेके कि ये जनरल साहब जो हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही। अच्छा, पहले जो होता था ना, कहते हैं जी नून लीग वाले तनकीद नहीं करते थे, आपको पता है तनकीद होती थी, बड़ी मजे की तनकीद होती थी, उसमें लोग बात क्या करते थे, नवाज शरीफ साहब कहते थे फौज ये कर रही है, और फौज भी नहीं कहते थे, खलाई मखलूक, न्यूट्रल्स, अंपायर वगैरह वगैरह टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती थी, टर्म्स इस्तेमाल, तरकीब इस्तेमाल हुआ करती थी। ऐसे फौज का नाम नहीं आता था, ठीक है। अगर किसी ने ले भी दिया तो जब फौज हम कहते हैं ना कि इसके पीछे फौज है, जब हम कहते थे कि ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में ये हो रहा है इसके पीछे फौज है, फौज करवा रही है ये, उस वक्त भी याद रखिएगा लोग ये नहीं समझते थे कि ये अल्लाह दिते कांस्टेबल की बात हो रही है, लांस नायक अल्लाह दिते की बात हो रही है, तब भी पता चलता था किसी जर्नैल की बात हो रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो रही है जी, तब भी पता चलता है, सबको पता। जब कहते थे कि फौज ये कर रही है, ठीक है, तो पता चल जाता था कि अल्लाह दिते लांस नायक की बात नहीं हो रही, उस सिपाही की बात नहीं, हवालदार की नहीं बात हो रही, ये बात हो रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जर्नैलों की बात हो रही है, 2 3 4 5 जर्नैलियां चीफ ऑफ उनकी बात हो रही है। जब आप कहते थे ना ISI का किरदार जो है सियासी वो बड़ा खतरनाक है, तो उस वक्त भी लोगों को पता है ये किसी सूबेदार ताजे की बात नहीं हो रही, ये DG ISI की बात हो रही है। लेकिन अब आप देखिए कि खान साहब की अंदाजे गुफ्तगू के बाद उनके पॉलिटिक्स में, एक तो अब टीवी चैनल पे बैठ के, अब पहले होता था कि नवाज शरीफ साहब ने ये किया है, मरियम बीबी ने ये किया है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये किया है, तब ये होता था। अब ये होता है तू से होता है कि खान ने ये किया है, नवाज शरीफ ने ये किया है, शहबाज शरीफ ने ये किया है, एहसन इकबाल क्या कर रहा है, फवाद चौधरी ने आज ये कहा है। अब एक तो सारे एंकर्स, सारे एनालिस्ट, वो भी तू भी आ गए हैं, वो जो हमारी रिवायात थी वो उसमें जो अंदाजे तकल्लुम था, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है जी। अब ये तू तकार वाली जो बात शुरू है, इसके जिम्मेदार उन्होंने शाइस्तगी और तहजीब जो है वो गुफ्तगू में से खत्म कर दी है। अब सारे एंकर जो होते हैं, नवाज शरीफ का भी ऐसे कर होते हैं जैसे किसी छोटे से बच्चे का नाम ले रहे हैं, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ये कर रहा है, शहबाज शरीफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, शहबाज शरीफ को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, ये असफ अली जरदारी क्या कर रहा है, ऐसे जैसे छोटे छोटे बच्चों की, भाई वो इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं। अच्छा, मुझे इससे कुछ लेना देनी, मुझे इस बात का दुख है कि जो शाइस्तगी होती थी, तहजीब होती थी जी, वो अच्छी उर्दू वाली, वो हमारी गुफ्तगू से निकल गई है। अब खान साहब जो उन्होंने परसों बयानिया दिया हॉस्पिटल से, जब मैं बता रहा हूँ कि एक टांग बिल्कुल सीधी थी, पट्टियों में बंधी हुई, दूसरी टांग पे सारी पट्टियां और वो डाउन थी, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, उसमें खान साहब ने जब कहा है कि अगर फलां पे FIR नहीं, नाम लेके, और जैसे वो जर्नैलों से अब बात करते हैं तूतकार के साथ कि फलां ने ऐसे किया है, और जैसे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बार, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा घटिया बंदा नहीं देखा, तुम बहुत घटिया हो, ये उनकी लैंग्वेज होती है। IG इस्लामाबाद सुन लो, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो करो, DIG तुम भी सुन लो, ये खान साहब की लैंग्वेज है। तो खान साहब ने जब लाहौर में ये बैठ के हॉस्पिटल में जब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना हो तो मैं ये करूंगा, जो आपने फरमाया कि उसमें कितनी शिद्दत होगी और उसके असरात फिर क्या होंगे, हम आ गए तो गर्मी बाजार देखना। अब खान साहब अगर रोड पे आते हैं तो उसमें कितनी शिद्दत होगी, उनके मुंह से कितनी आग निकलेगी। और फवाद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल आपने देखा था उस रोज जब वो कर रहे थे, जो तकरीर कर रहे थे, मतलब एड़ियां उठा उठा के आग निकल रही थी मुंह से। उन्होंने कहा था कि जाओ अब हर एक के घर को जला दो, जाओ जाके सबको, उनकी अब खान साहब पे हमला हो गया, हमारी रेड लाइन को, जो उनकी तकरीर थी। तो क्या खान साहब की क़यादत में जब ये लोग निकलेंगे, अब सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर रहा था जहां मैं रुका हुआ था कि जैसे फौज के बारे में अब और जर्नैलों के नाम ले लेके, एक एक ओहदेदार का नाम लेके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदलिया के लोग, एडिशनल सेशन जज तक, जैसे अब खान साहब एक एक का नाम लेके मुखातब करते हैं ना कि तुम ये कर रहे हो। मैंने कहा कि ये पहले हमारी सियासत में ये नहीं था, तब ये होता था हमें पता है ये फौज करवा रही है, हमें पता है कि ISI का इसमें किया जा रहा है, सब किया जा रहा है ISI। मैंने वजाहत कर दी कि उस वक्त भी वो किसी ताजे का नाम नहीं होता था, किसी लांस नायक का जिक्र नहीं होता था। जब हम फौज कहते तो समझ आती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो रही है, समझ आती जर्नैलों की बात हो रही है। लेकिन अब एक तो कोई खत्म होगी शाइस्तगी, अब फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। चीफ जस्टिस
तुम सुन लो, तुम ये कर रहे हो। अच्छा, अदालत इनके हक में फैसले देती जाए तो पाकिस्तान में कानून और इंसाफ है। जब इन्हें पूछा जाए कि आपने तोशा खाना से ये चीजें क्यों ली हैं, तो ये कहते हैं कि अदलिया करप्ट हो गई है। जब इनसे कहा जाए कि आप सादिक और अमीन नहीं, आपने झूठे स्टाम्प जो हैं बयान हल्फी जमा करवाए हैं, इनका आके जवाब दे, तो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशनर करप्ट आदमी है, उससे घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में देखा। ये खान साहब का लहजा है। जब आर्मी वाले यही थे जनाब बाजवा साहब हमारे, इनके बारे में 50 दफा खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे न्यूट्रल जनरल नहीं देखा जी। हम इतने कंफर्टेबल है, इन्होंने हमें कभी तक, ये खान साहब की गुफ्तगू है बाबा, वो वायरल हो चुकी है। एक एक बंदा पाकिस्तान का ऐसा जो जिसके पास ये मोबाइल है, उन्होंने ये खान साहब की स्पीचेस 200 मरतबा सुन। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझसे ले सकता है, मैं उसे सेंड कर देता हूँ। खान साहब ने 20 नहीं सैकड़ों मरतबा ये कहा है कि इससे बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में है। ये सबसे ज्यादा जमहूरियत पसंद है जनरल बाजवा साहब में। ये खान साहब क्या कहना है। अब खान साहब को सबसे ज्यादा शकूको शुबहात इन्हीं पे हैं, बाजवा साहब पे। अब वो कहते हैं कि ये वो बंदा है जिसने हमें काम नहीं करने दिया, जमहूरियत को चलने नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह। अब खान साहब ये कह रहे हैं। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। अब खान साहब कह रहे हैं कि अब एक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपको पता है फैसल शाहकार साहब ने, उन पे दबाव था, आईजी पंजाब, एक इंतहाई प्रोफेशनल बंदा, उस पर दबाव था कि आपने एफआईआर लॉन्च करनी है हर सूरत प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, हर सूरत करनी है राणा सनाउल्लाह के खिलाफ, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ, और हर सूरत करनी है जनरल साहब के खिलाफ। ये हर सूरत आपने करना है, एफआईआर दें। उन्होंने कहा जी कि सोचने की बात है, एफआईआर देना तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना, दे देते वो। अच्छा, उन्होंने कहा कि कोई एक बंदा, मतलब कोई शवाहद होती है ना कि मौके पे हो जी, कोई ऐसी कॉल टेप हो जाए तो भाई सहूलत होगी। ये क्या है जिद है कि आप पे एक अटैक हुआ है, वो जैसे भी हुआ है या नहीं हुआ, इसको छोड़ें। अभी तो आप पे अटैक हुआ है, आप जिसको मर्जी नामजद कर देंगे। अमेरिका के जैसे आपने कहा था मेरी हुकूमत गिराई अमेरिका ने, आपने एक साइफर लहरा दी और कह दिया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिया, क्योंकि आपके खिलाफ एक लेटर आ गया, आपने कह दिया, और उसके बाद हमने अपने सफारती ताल्लुकात आपके उस बयानिए की बुनियाद पर बनाने हैं, क्योंकि अमेरिका, आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। अब हम अमेरिका से अपने ताल्लुकात खत्म कर लेंगे क्योंकि आपने कह दिए। अब आप कह देंगे कि मुझे आप कह देंगे बाजवा साहब भी इसमें मुलव्वस हैं, बाजवा साहब का भी नाम दे इसमें, तो क्या आपकी मंशा के मुताबिक उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और सारे लोग उन्हें सजाए मौत हो जाएगी? पहली बात तो ये कैसी जिद है। आप पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाते? किसी पे भी नामालूम अपराध पे भी पर्चा होता है, एफआईआर होती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती है कि उन लोगों तक पहुंचते। अगर उसमें बाजवा साहब मुलव्विस हैं तो बाजवा साहब को आना चाहिए था कटहरे में। अगर उसमें फैसल साहब, जनरल साहब मुलव्विस हैं तो उनको कटहरे में लाएं। और अगर इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उसमें मुलव्विस है तो कौन कह रहा है कि उन्हें आप इसमें से फ्री करें? कौन कह रहा है भाई? उन पे चार्ज फिक्स करें, आप उन पे फिक्स करें, आप ये क्यों नहीं करते? लेकिन ये जिद के फलां पे एफआईआर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरे खिलाफ अमेरिका है, जो किया जा रहा है अमेरिका का। भाई ये आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, आप लोगों में ये दें। तो फैसल शाहकार साहब ने, वो एक प्रोफेशनल बंदे थे, आईजी पंजाब है भाई, उसने पूरी जिंदगी 30-32 साल इस मुल्क को दिए, पुलिस में दिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो ये एफआईआर नहीं दे सकता। उन्हें मजबूर किया गया और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जैसे वर्दी को गाली दे दी है, पूरी पंजाब पुलिस को गाली दे दी उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने, अब आईजी के पास एक ही रास्ता बचा था, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को खत लिख दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं तो सर्विस नहीं कर सकता, जो हालात बन गए मैं सर्विसेज नहीं दे सकता। अब क्या वो बंदा आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, या जिसके खिलाफ खान साहब कहेंगे एफआईआर दे देंगे? वो कैसे हो सकता है? ये उन्हें ये बाउंड किया जाता कि आपने अगले 7 दिन में इस केस पे शफाफ तहकीकात करनी है, और जो भी उसमें आता है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट ही क्यों ना आता हो, आपने बताना है कि ये साजिश वहां तैयार हुई और उसने बंदे भेजे। भाई शहबाज शरीफ साहब ने अगर किया तो कौन कह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को आप स्पेयर करें? उसमें से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये जिद कि उनको नामजद करना है और फिर वजीराबाद वो आएंगे कचहरी में, ये क्या जिद है? आप एफआईआर देंगे। तो खान साहब का जो रवैया है, अब वो कह रहे हैं चूंकि मेरी एफआईआर भी नहीं हुई तो मैं अब निकलूंगा, और जैसे आपने फरमाया कि उसमें क्या शिद्दत होगी, जो खान साहब ने फरमाया, वो करेंगे क्या? ईशा, ये बात बड़ी सोचने की है। पहली बात तो ये कि जितने भी लोग पीटीआई से वाबस्ता हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि आपका लीडर है इमरान खान साहब, आप उनके बयानिए पे स्टैंड लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो आपके लीडर, लेकिन कोई अक्ल है, कोई शऊर है कि जिस तरीके से आप इदारों के सरबराहान को, भाई ये शाइस्तगी और ये बदतमीजी
मौजूदा जो हमारी शाइस्तगी थी और जो बातें इसका कभी आप इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इसका एहतसाब नहीं होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कहां सोए हुए हैं सुमोटो एक्शन वाले, वो क्यों खान साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उस गुफ्तगू का हिसाब नहीं ले रहे, क्यों उस पे सुमोटो एक्शन ले रहे कि खान साहब आप कर क्या रहे हैं। भाई पहले बात होती थी, मैंने जहां से गुफ्तगू शुरू की कि जो भी करवा रही है आर्मी करवा रही है, सबको समझ होती थी कौन करवा रहा है। अब तो सीधे सीधे नाम ले रहे हैं, नामजद मुल्जमान नहीं जैसे होते कि मैंने मुल्जम को नामजद कर दिया, ये है मेरा मुल्जम। और अब मुल्जिम भी नहीं, वो तो मुजरिम कहते हैं बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। ये सब कुछ इसने किया है, इसको उल्टा लटका दो, इसको नौकरी पे नहीं रहने देना, इसको पाकिस्तान में नहीं रहने देना, इसको जिंदा ही नहीं रहने देना। खान साहब का तो लबो लहजा ये है। तो खान साहब अब जो लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे, सबसे पहले तो इदारों पे सवालिया निशान है। पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो कहां खड़े हैं? क्या खान साहब मकबूल लीडर हैं? मैं 2000 मरतबा कह चुका हूं कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन, अच्छा पाकिस्तान की तारीख में जो बंदा मकबूल तरीन हो जाएगा, कानून उसकी जुबान होगी, जो वो कह देंगे। कोई अदालतें नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नहीं है। भाई आप इल्जाम लगाएं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे लगाएं कि मुझे उन्होंने फायरिंग करवाई है, तो कोई इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस पर? या खान साहब खुद ही फैसले करेंगे, उनकी पार्टी के 5 लोग फैसले करेंगे कि चूंकि खान साहब ने ये कह दिया है जी, अब इसके अलावा कोई नहीं, कि खान साहब के मुंह से ये बात निकल गई है। अब जो खान साहब ने कह दिया वो करके दिखाएं हमें। खान साहब इस मुल्क में, अब मैंने अर्ज किया, बार बार कह रहा हूं कि वो इस वक्त रुकने कौमी असम्बली नहीं है, भले वो 50 सीटों से जीत के आए हैं इस दफा। फिर भाई आपने अभी तक हलफ नहीं लिया, आप थूक के आगे थे असम्बली पे। पहली बात तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जिस असम्बली पे आप थूक के आए थे, आपकी एक निया वाली सीट थी, उस पर उन्होंने डी सीट आपको कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया। अब अदालत उस पर क्या फैसला देती है, ये बात की बातें हैं। तो खान साहब आप कर क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। इदारे कहां सो रहे हैं? ये सुमोटो वाली जो कंपनी थी वो कहां सो रही है? वो खान साहब को इस कदर चहीता क्यों बनाया हुआ है कि खान साहब पाकिस्तान का एक इदारा जो है उसकी तकरीम नहीं रहने दे रहे। ईशा, मेरा सवाल ये है तमाम इदारों से, मेरा सवाल है शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब, अगर आप ये नहीं कर सकते, इदारों की इज्जत नहीं करवा सकते, आपको 1 सेकंड भी वजीर आजम आप पाकिस्तान रहने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर आईजी पंजाब 1 सेकंड से पहले रिजाइन कर जाते हैं और वो आपको लेटर लिख देते हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं पंजाब में नहीं कर सकता, मेरी खिदमात विभाग वापस ले ले, अगर वो मुझसे काम लेना चाहते हैं या मुझे घर भेज दें, तो क्या पाकिस्तान के सारे इदारे ऐसे चलेंगे? सारे इदारों के सरबराहान ये लिख देंगे कि हम तो काम ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें हुक्म दिया जाता है कि बंदे की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, फाइल आना है। खान साहब के मुंह से बात निकल गई है। इदारे कहां खड़े हैं? सुमोटो कंपनी कहां खड़ी है? और ये पार्लियामेंट कहां खड़ी है? क्या ये बिडावे हैं सारे? चाबी वाले खिलौने हैं? शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? अगर शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं हो रही तो उन्हें कोई इख्तियार ही नहीं, कोई हक हासिल नहीं है कि वो हुकूमत करें। भाई मैंने अपनी जिंदगी में इससे कमजोर हुकूमत नहीं देखी कि वो बंदा जो अपोजिशन लीडर भी नहीं है, वो कौमी असम्बली में या सेनेट में अपोजिशन की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे, वो अपोजिशन लीडर भी है, लेकिन उनसे मुंह से निकला हुआ लफ्ज वो कहते हैं कानून यही है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुंह से निकला हुआ लफ्ज, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह से निकला हुआ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुंह से निकला हुआ, कोई वैल्यू नहीं उसकी। हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर, उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज कोई अहमियत नहीं रखता। जो मैंने कह दिया वो पाकिस्तान का दस्तूर, कानून, सब कुछ वही है। भाई आपका कहा हुआ क्या अदलिया का फैसला है जी? आप कैसी है, आपके लहजे में खुदाई आ गई है। आप तो वक्त के फिरौन बन गए हैं कि जो मैंने कह दिया वो करो बस। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। ये तरीका है कि मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मेरे साथ 10, 20, 50 हजार लोग हैं, और जब भी मैं चाहूंगा 50 हजार लोग लेके सड़क पे आ जाऊंगा, मैं डी चौक में आ जाऊंगा और आपसे अपनी मर्जी के फैसले लूंगा। इदारे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। खान साहब के साथ 25 करोड़ में से 1 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ लोग हैं, कितने करोड़ लोग हैं मुझे नहीं पता, ये एजेंसियों को पता होगा, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है जी। लेकिन ईशा, अगर उनके साथ 25 करोड़ लोग भी हों, चले 25 करोड़ लोग उनके साथ हो, तो क्या आइन और कानून वही है जो ये कहेंगे? पाकिस्तान का आइन जो है ये बड़ी मुश्किल से बना है। 1973 के आइन, ये जिम्मेदारी है शहबाज शरीफ साहब और उनके पूरे के पूरे इदारों पर कि वो इस आइन का तहफ्फुज करें, वो डेमोक्रेसी का तहफ्फुज करें। अगर खान साहब अब सड़क पे आते हैं तो याद रखिएगा जमहूरियत नहीं बचेगी। मैं तो पहले ही कहता हूं कि ये लूली लंगड़ी जमहूरियत जो आपके पाकिस्तान में जो आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी। क्या खान साहब इस जमहूरियत के खिलाफ है, इस ममलकत के इदारों को तबाह करने पे निकले हुए हैं? मैंने पहले भी प्रोग्राम कहा था और मैं बार बार कह रहा हूं कि खान साहब इस मुल्क में फौज की बेतुकीरी पे तुले हुए हैं जी। और अब जैसे खुल के बातें हो रही, क्या इंडिया इसीलिए खुश है?
खान साहब के बार बार वो जो मिसाल देते हैं, इनकी क्लिप्स चलाए जाते हैं वहां, इसलिए खुश हैं कि चूंकि ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करते हैं, इसलिए सबसे मकबूल लीडर वहां पे इमरान खान साहब है जी। तो बाबा ये मुल्क किस समत में जा रहा है। मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं। मेरा सवाल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उनसे भी पूछ रहा हूं कि चीफ साहब मुझे आप बताइए, क्या इमरान खान साहब इतने पॉपुलर लीडर हैं कि वो आर्मी के बारे में जो मर्जी कहते हैं आप सुन लेंगे, क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर है। उनके पीछे कोई 10, 20, 50 हजार लोग निकल आते हैं उनके कहने पे। याद रखिएगा, इमरान खान साहब के बयानिए में जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, जब से उनकी लैंग्वेज में तशद्दुद आया है, लोग उनका साथ छोड़ गए। आप देख लें हालिया लॉन्ग मार्च, जिस तादाद की खान साहब तवक्को कर रहे थे वो लोग नहीं निकले, मतलूबा तादाद पूरी नहीं, इसलिए ये ड्रामा हो गया वजीराबाद वाला। और अब खान साहब को एक नई बोतल लग गई है खून की जी, अब नए सिरे से जिंदगी आ गई है, अब वो चाहते हैं कि मैं उसको कैश करवा लूं। तो इदारे कहां खड़े हैं ईशा, ये सोचना बहुत जरूरी है। मैंने कभी भी इमरान खान साहब के बारे में, उनके ड्रामों के बारे में, झूठ तो वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। खान साहब से ज्यादा झूठ पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं बोला। मतलब जितने भी उन्होंने यूटर्न लिए, मतलब वो झूठ ही होते हैं ना। उन्होंने कहा 50 लाख घर बना दूंगा, जो भी उन्होंने कहा, उन्होंने चोरी बरादरान के बारे में जो कहा, जितना भी उन्होंने कहा, तो फिर भाई आप इतने बड़े आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि 50 रुपए के स्टाम्प पे जिसको अदालत ने सबसे बड़ा मुजरम करार दिया बाहर भेज देते। ये आपकी गवर्नेंस है। आप इस लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपको पता ही नहीं होता था। रात को ये समरी पे सिग्नेचर करते थे, सुबह उठ के पूछते थे ये किसने किए हैं, ये कैसे हो गया, पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ी, बिजली, वो कहते जनाब आपने सिग्नेचर किए। तो क्या ये बात सच है कि खान साहब नशा करते हैं, नशे में होते हैं, हालत नशा में इन्हें पता ही नहीं होता कि मैंने रात को क्या फरमान जारी किया था। आज मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूं। मैं दोबारा से दोहराता हूं, मैं स्टेट के साथ खड़ा हूं, रियासत पाकिस्तान का मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, इस धरती का वफादार हूं जी। मैं पाकिस्तान का वफादार हूं, स्टेट का वफादार हूं, जिसने मुझे इज्जत दी है, मुझे आजादी बख्शी है। सबसे बड़ी नेमत जो है ईमान के बाद, रसूल फरमाया ना कि भाई सबसे बड़ी नेमत ईमान है, उसके बाद तंदुरुस्ती है। तो जो सबसे बड़ी नेमत है वो आजादी है जी। रसूल ने जो जंगें लड़ी हैं वो किसके लिए लड़ी थी? आजादी के लिए। भाई जंगें लड़ी है ना, किसके लिए लड़ी थी? तो सबसे बड़ी नेमत जो है ईमान के बाद, सेहत तंदुरुस्ती के बाद, वो आजादी है। अगर आजादी नहीं है तो ये जान भी कुछ नहीं है जी। सबसे पहले तो मैं इस धरती का मकरूज हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे इस धरती से मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है इस धरती से मैं बता नहीं सकता। मैंने नगमे लिखे हैं इस धरती के लिए, मेरी शायरी है, मेरे अफसाने हैं, मेरे 1700 कालम गवाह हैं इस बात के कि मैं इस धरती से मोहब्बत करता हूं। ये मेरी धरती से मोहब्बत है। मेरी 8 किताबें इस बात की गवाह है कि मैं इस धरती से, इस मट्टी से मोहब्बत करता हूं। उसके बाद मैं पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करता हूं। मैं एहतराम करता हूं उन इदारों का जिनकी वजह से, भाई अगर पुलिस ना हो, जिसकी वर्दी को आपने गाली दे दी है, अगर ये पुलिस ना हो तो मुझे ईमानदारी से बताएं मैं महफूज हूं। आर्मी की तो बाद में बात करते हैं ना जी, कि दुश्मन तो हमें कच्चा चबा जाए। पुलिस ना हो, बिलीव मी कि जिस तरह हम लोग करते हैं, हमें पता है कि पुलिस ना फिर आपके घरों में घुस जाती है, खवातीन को भी आगे लगा लेती। इसके बावजूद हम छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप नहीं कर रहे, इस मुआशरे में क्या बाजू नहीं काट देते जी। पुलिस का खौफ होने के बावजूद, अगर पुलिस का खौफ खत्म हो जाए, आप क्या इदारों का खौफ खत्म करना चाह रहे हैं? अगर ये आप खत्म कर देंगे, उनकी रिस्पेक्ट तो आपने खाक में मिला दी है, उनका खौफ खत्म कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? लोग डंडे लेके पुलिस वालों को मारा करेंगे। वो कहेंगे हम जो करेंगे, चूंकि हमारा लीडर भी ऐसे ही है ना, तो जो जैसे हमारा जी चाहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम चूंकि इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गए, हम सबसे ताकतवर लोग हैं, जो चाहेंगे हम वर्दी उतारो तो ये होगा। तो मैं सबसे पहले मैं फौज का इंतहा से ज्यादा एहतराम करता हूं जी। भाई मैं उनकी वजह से महफूज हूं, अपने एटम बम की वजह से महफूज नहीं हूं जी। उन जवानों की वजह से मैं महफूज हूं जो बेचारे 24 घंटे जागते हैं। और आपको पता है आपके फौजियों की खुराक क्या होती है? वो बेचारे चने खा रहे होते हैं और बाज़ औक़ात तो चने भी दस्तयाब नहीं होते जी। और वो जो पानी पीते हैं, आप एक दो जर्नैलों की वजह से पूरी आर्मी को रगेत देंगे। भाई अगर कोई एक पुलिस वाला हो सकता है गलत हो इसमें, तो क्या सारी वर्दी को गाली दे देनी है, पूरी पुलिस को गाली दे देनी है आपने? मेरी आप समझ नहीं आज मेरी फीलिंग्स क्या है कि भाई आप पूरी पुलिस को गाली दे देंगे। तो जब आप इस पुलिस का एहतराम खत्म कर देंगे, लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत पैदा कर देंगे, फिर लोग इनको डंडे मारेंगे, इन पे थूकेंगे, इन पे जूते फेंकेंगे। तो क्या वो बंदा फैसल शाहकार, जिन्होंने इस पूरी जवानी और पूरी जिंदगी, अब भाई कुछ जिंदगी का पता नहीं, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, ऐसे लोग तो मुआशरे का सरमाया है। वो फैसल शाहकार जिसने अपनी पूरी जिंदगी
आपकी सर्विस को दे दिया, आपकी खिदमत करते हुए दे दिया, इस मुल्क की खिदमत करते थे, भाई वो बंदा ऐसे जाएगा, गालियां खा के जाएगा वो बंदा, क्योंकि उसने खान साहब की मंशा के मुताबिक। होना तो ये चाहिए था कि उसने नाम लिया था राणा सनाउल्लाह को, वो मुर्गा बना देते और उसकी वीडियो वायरल होती, और 9 नंबर का छितर जो लेके एक कांस्टेबल उनकी खिदमत फरमा रहा होता, जनरल साहब को उल्टा लटकाया होता उन्होंने थाने में पंखे के साथ, शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने सेंध विच लम्बिया पाया होता। खान साहब कहते हैं कि पंजाब पुलिस काम कर रही है। तो ये चाह रहे हैं आप इस मुल्क में हो कि आपका कहा हुआ कानून और आइन है। दोबारा से सुनिए, मैं इस रियासत के साथ खड़ा हूं, मैं तमाम रियासती इदारों के साथ खड़ा हूं, बेशक वो कारपोरेशन का वो डिपार्टमेंट हो जो आपके मुल्क में सफाई करता है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनसे अजीम कौन हो सकता है जो आपके मुल्क को साफ रखते हैं, कचरा उठाते हैं आपका, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर आप कारपोरेशन के किसी खाक रोब की भी इज्जत ऐसे उछालेंगे, उसके बारे में गाली निकालेंगे, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, आपके साथ नहीं खड़ा। मुझे आपकी पॉपुलैरिटी से कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं मरोब हूं आपकी पॉपुलैरिटी से, मैं उस खाक रोब के साथ खड़ा हूं, उस सेंट्री वर्कर के साथ खड़ा हूं जो मुझसे ज्यादा साफ सुथरा और मुझसे ज्यादा सर्विसेज दे रहा है इस मुल्क को, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं उस फौजी जवान के साथ खड़ा हूं जो रात को जागता है कि दुश्मन रात का फायदा उठाते हुए, रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मेरे शहरियों पर हमला ना कर दे, मेरी पाक सरहद के अंदर ना आ जाए, मैं तो उसके साथ खड़ा हूं। मैं सल्यूट पेश करता हूं जनरल फैसल को भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, आपकी वजह से। मुझे नहीं पता, उन्होंने उस रोज एतराफ किया ना हमारे DGI SPR ने, उन्होंने कहा कि गलतियां किसी से भी, हमसे भी गलतियां हुई हैं जी। भाई गलती का खमियाजा ये है कि आप पूरी की पूरी आर्मी को गाली दे दे, पूरी की पूरी पुलिस को गाली दे। हो सकता है फैसल शाहकार साहब से गलतियां हुई हो, मैं कब कह रहा हूं, मैं उनका वकील नहीं हूं, लेकिन इस वक्त मैं पूरी पंजाब पुलिस का वकील हूं, पूरी पंजाब पुलिस का। इस वक्त मैं पूरे के पूरे पाकिस्तानी इदारों का, फौज का वकील बन के बैठा हूं जी। हमने अगर गाली आएगी तो भाई कुछ तो लोग हो ना जो उसको डिफेंड करें, तो गाली पड़ क्यों रही है? चूंकि खान साहब की मंशा। आप खान साहब को अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बुलाएं, उन्हें फोन कॉल करें, उस नंबर से जो खान साहब ने ब्लॉक किया था उस नंबर से कॉल करें, कहीं खान साहब मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं। खान साहब तो कहीं जा नहीं ना सकते, क्योंकि उनकी तो दोनों टांगों पे इतने फायर लगे हैं कि सर से लेकर पांव तक पट्टियां बनी हुई है जी। खास वो कहेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, खान साहब मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहूँ, और जाके कहें जनाब मेरी तलियों पे बैठे, मैं आपको अपनी हथेलियों पे उठा के आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेके जाना चाहता हूँ, आप आइए, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अभी सब कुछ हो जाता है। तो खान साहब फिर कहेंगे कि ये सारे लोग ठीक हैं। ऐसे नहीं होता ईशा, याद रखिएगा, अगर ये धरती है, अगर ये सलामत है तो हम लोग सलामत हैं जी। अगर धरती के इदारों की तौकीर है तो तब जाके मेरी और आपकी तौकीर है। अगर पंजाब पुलिस की कोई तौकीर नहीं है, रब्बे काबा की कसम मेरी और आपकी कोई तौकीर नहीं है, ना आपकी इज्जत महफूज है ना मेरी पगड़ी महफूज है जी, बिल्कुल। हम लोग महफूज है इन इदारों की वजह से। क्या हम इन इदारों का एहतराम जो है वो खाक में मिला देंगे? खान साहब आप करना क्या चाहते हैं? फिर मैं लास्ट में, आज मैंने अवाम से मुखातिब नहीं होना, मैं हर रोज कहता था कि आप जागिए, आप जागिए, आपका शऊर कब जागेगा। आज मैं पाकिस्तान के इदारों से कहूंगा कि भाई अगर इस मुल्क में यही सब कुछ चलना है तो आप क्या कर रहे हैं? फैसल शाहकार पे मुझे फख्र है कि उन्होंने विफाक को खत लिखा है कि मैं इन हालात में काम नहीं कर सकता, अगर मेरे से काम लेना है तो विफाक में बुला लें या मुझे बताएं मैंने क्या करना है। ईशा, मैं एक कांस्टेबल तक से ये पूछना चाहता हूं कि भाई आप लोग गालियां खाना चाहते हो, आप लोगों ने फैसल शाहकार का क्यों नहीं साथ दिया? आप ही कहते कि हम इस सूरत में काम नहीं कर सकते। अगर पूरी जिंदगी की सर्विसेज का, खिदमात का सिला गाली है तो क्या आप 20, 25, 30, 40 हजार रुपए की खातिर ये गालियां खाते रहेंगे पूरी जिंदगी? भाई रियासत आपको 20, 25 हजार आपकी खिदमात का सिला नहीं देती जी। कमाल हो गया। ये सब कुछ एक साथ नहीं अब चल सकता। मैं आज इदारों से मुखातिब हूं, मैं इदारों से कह रहा हूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कह रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कह रहा हूं, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कह रहा हूं कि आप इतने बेबस क्यों हैं कि वो आपको गालियां देते हैं और आप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्योंकि पॉपुलर लीडर है वो गाली दे सकता है। खान साहब इससे 10 गुना भी ज्यादा पॉपुलर हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि लोग मेरा प्रोग्राम नहीं देखेंगे, बाइकआउट कर देंगे, कर दें भाई। मैं इस रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ मैं तो नहीं सुन सकता गालियां जी, मेरा टेम्परामेंट जवाब दे गया। तो ईशा, मैं आज रियासत के इदारों से पूछना चाहूंगा, अगर आप अपने अपने इदारों की, वो जितने भी सरबराहान हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल बाजवा, अगर वो फौज की इज्जत नहीं करवा सकते, उन्हें कोई हक हासिल नहीं है कि वो बाकी जो 10 दिन है उनके पास, 15 दिन है, 20 दिन है, वो ये फौजी वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी करें, अगर वो फौज की इज्जत नहीं करवा सकते। फैसल शाहकार ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है।
अगर वो पुलिस की वर्दी की इज्जत नहीं करवा सकते, उन्हें कोई हक हासिल, जो भी आईजी पंजाब में आएगा, अगर वो पुलिस की वर्दी की रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते, उन्हें कोई हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की पुलिस के सरबराह रहे। इसी तरह अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी इज्जत नहीं करवा सकते, अपने इदारे की इज्जत नहीं करवा सकते, उन्हें कोई हक हासिल नहीं है कि वो एक सेकंड भी मेरी इस गुफ्तगू के बाद वो इस मुल्क के किसी इदारे के सरबराह रहे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, वो क्यों रहेंगे? अदलिया के वो जजेस, ज़ेबा चौधरी से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर जिम्मेदारी है कि वो इदारे की इज्जत करवाएं, अदलिया की इज्जत करवाएं। अगर वो अपने इदारे की और अपने जजेस की इज्जत नहीं करवा सकते जी, वो क्यों बैठे हैं अपनी सीट पर? तो मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों से सवाल करूंगा कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर पूछा जाए कि आप सड़क पे क्यों आना चाहते हैं, उसके मकसद क्या हैं, आप वाजे बताइए, कौन सी हकीकी आजादी आपको चाहिए? और उनसे पूछा जाए कि आपने जो इतनी पट्टियां बांधी हुई हैं, आपको फायर कहां लगा है, क्यों नहीं हो रहा ये सारा कुछ? याद रखिएगा ईशा, अगर हमने इदारों के एहतराम को मलहूज़े खातिर ना रखा, अगर हम उस पर कंप्रोमाइज कर गए, तो आपका एटम बम 7वीं एटमी कुव्वत होना आपकी इज्जत को खाक में मिला देगा जी। आपको दुश्मन से अब खतरा नहीं है, पाकिस्तानी अवाम बाहर निकलेंगे एक दूसरे को, जैसे ये हालात पैदा कर दिए गए। पहली बात तो वो इदारों को कुछ नहीं समझेंगे, उसके बाद पब्लिक की कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं होगी, एक दूसरे की जानो माल महफूज नहीं रहेंगे। ये हालात पैदा कर दिए, ये अनारकी की सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं इस पे बहुत तशवीश का शिकार हूं और मैं इसलिए आज बोल रहा हूं, इसलिए आज के आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूं कि इदारे अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अगर इदारों के सरबराह अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते तो वो अपने रिजाइन कर दें, फौरी तौर पर रिजाइन करें। हमें उन सरबराहान की कोई जरूरत नहीं है, ना चीफ जस्टिस की जरूरत है जी, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जरूरत है, ना किसी आईजी की जरूरत है। भाई आप इस मुल्क में अपने इदारों का वकार नहीं बना सके, आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं कर सकते आप। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं, इदारे इस पे नोटिस लें, फौरी तौर पर नोटिस लें। अगर अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते, अपने इदारों की रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते, रिजाइन करें और घर जाएं। अल्लाह मालिक है इस मुल्क का जो भी बनना है, जो 10 साल बाद बनना है वो आप बन जाए। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बानी शाह रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।